एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज में आपके साथ मैं अखिलेश आनंद हूं और ये देखिए हमारी महाभारत एक्सप्रेस चल चुकी है, रवाना हो चुकी है। रामेश्वरम से लेकर अयोध्या तक की यात्रा हम लोग करने वाले हैं और देश का अभी जो राजनीतिक मिजाज है वो तो हम आपको बताएंगे ही, साथ ही तमाम एक्सपर्ट से भी हमारी बातचीत होगी, जो लोकल लीडर्स हैं उनसे भी हम बातचीत करेंगे। और ये देख रहे हैं आप, खास इंतजाम हमने आपके लिए किया है। महाभारत एक्सप्रेस आप देख रहे हैं, इसके ऊपर लिखा हुआ है एबीपी न्यूज की ये बड़ी पहल है। मैं आपको बताना चाहूंगा पहले इस बस के बारे में, बहुत ही भव्य इंतजामात इसके अंदर हैं। स्टूडियो इसके अंदर बनाया गया है ताकि लाइव टेलीकास्ट यहां से हो सके। हम भारत के जिस भी हिस्से में पहुंचेंगे वहां के बड़े नेताओं से बातचीत करेंगे, बिल्कुल यहीं पर बैठकर, यहीं से उनसे हमारी बातचीत होगी। आप देख सकते हैं ये स्टूडियो की व्यवस्था की गई है और यही नहीं, यहां से एक लिफ्ट की भी व्यवस्था की गई है ताकि हम ऊपर जा सकें और ऊपर जाकर छत पर से उस शहर के बारे में, जहां पर हम पहुंचेंगे वहां के बारे में आपको बता सकें, वहां के दृश्य आपको हम दिखा सकें। और ये यात्रा जो है इसका आगाज रामेश्वरम से क्यों हुआ, जरा इसे समझिए। बीजेपी जो बार बार कह रही है अब की बार 400 पार, उस 400 पार के लिए बहुत जरूरी है कि दक्षिण में भी बीजेपी जबरदस्त जीत हासिल करे और दक्षिण में रामेश्वरम महत्वपूर्ण हो जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से पहले यहां पर आए थे, यहां उन्होंने डुबकी लगाई थी, भगवान शिव के दर्शन किए थे। तब सांकेतिक तौर पर एक बड़ा संदेश दिया गया था और माना यह गया था कि इसके जरिए दक्षिण में कोई बड़ा द्वार खोल रही है बीजेपी। तो ये तो समझिए बड़ा महत्वपूर्ण है। अमित शाह भी यहां पर आए थे। तो सवाल यह है कि क्या इसका बड़ा फायदा भारतीय जनता पार्टी को यहां पर होने जा रहा है, या जैसा कि पहले होता रहा है कि दक्षिण में कमजोर रही है बीजेपी, बहुत ज्यादा फायदा उसको नहीं होगा। यहां के लोगों से भी हम बातचीत करेंगे, तमाम एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे हम समझने की कोशिश करेंगे कि इस बार का यह मामला क्या है। एक क्विक कमेंट पहले आपसे मैं शुरू करना चाहूंगा। रामेश्वरम में खास तौर पर और तमिलनाडु में बीजेपी के लिए कितनी संभावनाएं आप देख रहे हैं इस बार? इस बार तो बहुत संभावना बढ़ी है यहाँ पे। मोदी जी की लहर है पूरी भाई, मोदी जी का डेवलपमेंट है यहाँ, वोट डेवलपमेंट के लिए ही पड़ने वाला है सब। डेवलपमेंट के नाम पे वोट पड़ेगा। तो व्हाट विल द सीन हियर, क्या लगता है, हु विल विन? हिंदी ट्रांसलेट चलेंगे नहीं हाँ என்ன சொல்றாங்க அவங்க தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற சூழ்நிலைக்கு 40 தொகுதியுமே திராவிட முன்னேற்ற கழக தலைமையிலான காங்கிரஸோட ஆட்சி கண்டிப்பாக அமையும். இந்தியாவில் இந்த முறை 10 ஆண்டுகளாக இந்த சர்வாதிகார ஆட்சி முற்றுப்புள்ளி வச்சு காங்கிரஸுக்கு ஒரு வாய்ப்பு, இந்தியா கூட்டணி கண்டிப்பாக இந்த 2024 ஆட்சி அமைக்கும். मेरे दर्शकों को जरा बताएंगे क्या कह रहे हैं ये? वो यही कह रहे हैं कि अभी यहाँ पर इंडी गठबंधन का जो है वो काफ़ी प्रभाव है और इस बार ज़रूर कांग्रेस जो है जीतेगी। कांग्रेस जीतेगी, अच्छा परफॉर्म करेगी। बीजेपी कहाँ है इस बार सीन में? बीजेपी का इस बार जो आप समुद्र में अंदर गया तो ना, तो ऊपर दिखेगा आपको ठंडा दिखेगा, लेकिन अंदर जा जाके देख रहे हो तो उसमें अंदर जो पानी है ना उसमें गर्म दिखेगा। ऐसा माविश है इस बार। आपको क्या है, जो ऊपर है 400 के बाहर, लेकिन तमिलनाडु में 40 का बाहर। तमिलनाडु में 40 के पार बीजेपी? यस तो रिकॉर्ड बन जाएगा, जरूर रिकॉर्ड बनेगा। आपको इन लोग क्या है, इन लोगों का भ्रष्टाचार, आतंकवाद और जो करप्शन, मतलब वो इसके कारण जो जनता लोग आपको इतना नाराज है, आपको वो जब दिखेगा, जब वोट डालेगा ना उस टाइम दिखेगा इन लोगों को। पब्लिक नाराज है इस बार, देखिए यहाँ बीजेपी की जीत होने वाली है जबरदस्त। अभी तमिलनाडु में एडीएमके अஇअதிமுக हमारा सेक्रेटरी एडप्पाडियार, तमिलनाडु में 40 सीट, एडीएमके अलायंस में देमुतिका रहेगा, दूसरा छोटा छोटा पार्टी लोग रहेगा, लेकिन 40 एडीएमके आएगा। 40 की 40 सीटें अभी पार्लियामेंट में बहुत सीट्स डीएमके। उसका पहले हमारा अम्मा तमिलनाडु में, वो अम्मा बोल दिया तमिलनाडु में ये लेडी है, गुजरात में वो मोदी है, ये लेडी चाहिए मोदी चाहिए करके 39 सीट्स एडीएमके ले लिया। अभी तो 39 लेगा। ठीक है, मैं बातचीत को आगे बढ़ाऊं उससे पहले दर्शकों तक एक बड़ी खबर पहुंचाना चाहूंगा। खबर हमें जो मिल रही है, राहुल गांधी वायनाड से 3 अप्रैल को नामांकन दाखिल करने वाले हैं। तो राहुल गांधी एक बार फिर से वायनाड से ही चुनाव लड़ेंगे, ये बात साफ है। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि 3 अप्रैल को वो नॉमिनेशन फाइल करेंगे। अभी जहां मैं रामेश्वरम में मौजूद हूं, दरअसल ये जो फर्स्ट स्टेज में चुनाव होने जा रहा है, फर्स्ट फेज में, वहां वाली लोकसभा सीटों में ये भी है।
और राहुल गांधी वायनाड से चुनाव लड़ने जा रहे हैं एक बार फिर से, और खबर यही कि 3 अप्रैल को वो नामांकन दाखिल करने वाले हैं। तो इस पर तो हम आगे आपको पूरी जानकारी देंगे ही, लेकिन यहां की राजनीति क्या है उसे भी हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, और खास तौर पर प्रधानमंत्री मोदी के संदर्भ में क्या नजर आता है, इस बार क्या होने वाला है, क्या इस बार बीजेपी यहां बढ़िया परफॉर्म करेगी दक्षिण भारत से जो उसे तमाम उम्मीदें हैं, क्यों आप लोगों को लग रहा है कि इस बार बीजेपी बढ़िया परफॉर्म करेगी? सर पिछले 10 साल में यहाँ का जो डेवलपमेंट है, हम लोगों ने मदुरई से रामेश्वरम का रास्ता 8 घंटे 9 घंटे में सफ़र होते हुए देखा है, आज 2 घंटे में सफ़र हो जाता है। हमने यहाँ पे 2-2 3-3 घंटे गैस की बुकिंग के लिए लोगों को लाइन में लगते देखा है, जो आज एक बुकिंग करने के 2 घंटे में घर में डिलीवर हो जाता है। माताएं बहनें जो हैं घर में चूल्हे से बची हुई हैं। मतलब मोदी की गवर्नमेंट की जो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम से उसका फायदा लोगों को यहाँ मिला है, लोगों को हो रहा है यहाँ पर। इसलिए डेवलपमेंट के लिए है सब। हाँ, आप लोग भी कुछ कहना चाहते हैं? इस बार क्या होने वाला है, मोदी, राहुल गांधी या फिर कोई और डीएमके? मोदी का सबसे 40 साल आएगा। 40 यहाँ पर 40 की 40 सीटें मोदी ले लेंगे। जी हाँ, यहाँ पर सबसे मोदी यहाँ पर रामेश्वरम आया है, सबसे बढ़िया हुआ यहाँ पर दुनिया में, बस इनको बहुत वेलकम किया है, सबसे अच्छा नाम कमाया है मोदी ने। कहीं इंडिया के अंदर कहीं भी रुका ना, रामेश्वर में 2 दिन रुका ना, हमारे लिए सबसे पुण्य है यहाँ पर। मोदी जी के रामेश्वरम आने से ये फायदा हुआ है कि तमिलनाडु में बीजेपी को बड़ी जीत मिल सकती है, ऐसा आपको लग रहा है? बिल्कुल 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 100% होगा, मोदी जी के जीतेंगे। हाँ, आप कुछ कहना चाह रहे थे? अभी आप देखिए, इतने सालों में रामेश्वरम की ओर, रामेश्वरम दुनिया के लिए बहुत बड़ा पुण्य स्थान है। ये सिर्फ हिंदुओं के लिए नहीं, दुनिया के लिए बहुत बड़ा पुण्य स्थान है। दुनिया से यहाँ लोग आते हैं, यहाँ की जो कनेक्टिविटी है, ये इतने साल लोग, मैं खुद ट्रैवल्स वाला हूँ, मुझे खुद को इतनी तकलीफ हुई है यात्रियों को वहाँ से लाने में। आज हम मदुरई में एयरपोर्ट आती है, सारी फ्लाइट मदुरई आती है, रामेश्वरम में आज कम से कम 20 ट्रेन है। क्रेडिट किसको दे रहे हैं इसका? मोदी जी और मोदी जी को। तो मोदी जी को लोग वोट भी डालेंगे इधर? बिल्कुल डालेंगे इस बार। इस बार जो चुनाव में बदलाव आएगा, ये आगे के लिए, इस देश का आगे का 100 साल का तरक्की के लिए आएगा। अच्छा, तमिलनाडु में इस बार क्या होने वाला है? तमिलनाडु में मोदी जी आएंगे। डीएमके नहीं, देखो टक्कर तो पूरी रहती है, लेकिन हाँ जैसे पहले बीजेपी बिल्कुल नहीं थी, लेकिन अब बीजेपी का बहुत अच्छा, बीजेपी की प्रेजेंस है यहाँ पर अब। सर तमिलनाडु टीएमके राहुल गांधी जी, डीएमके चीफ मिनिस्टर जी स्टालिन। अच्छा, आपको लग रहा है डीएमके ही यहाँ पर, डीएमके को ज्यादा सीटें मिलेंगी? यस। क्यों? व्हाई यू लाइक डीएमके? डीएमके इस மக்கள் தமிழ் மக்களுக்காக வந்து இந்தியா கூட்டணி வெரி வெரி ஃபவர் तमिलनाडु, राहुल गांधी जी स्टालिन। मोदी या राहुल गांधी, किसको लाइक करते हैं ज्यादा आप? राहुल गांधी जी। राहुल गांधी, हाँ। राहुल गांधी या मोदी? बीजेपी। बीजेपी, मोदी। आप लोग? सर मैं बैंगलोर में पढ़ाई करता हूँ, तो आप देखिए लोग बेरोजगारी के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन आज मैं बैंगलोर में रह के मैं बता सकता हूँ कि स्टार्टअप कल्चर इतना बढ़ गया है। वो कहाँ से बढ़ गया है? जब आपको कोलेटरल के बिना लोन मिल रहा है, इतना सब चीज़ आपको गवर्नमेंट से सपोर्ट मिल रहा है, इसलिए तो बढ़ रहा है। लोग नौकरी के लिए क्यों जा रहे हैं? मोदी जी नौकरी देने वाले बना रहे हैं, तुम नौकरी लेने वाले क्यों बन रहे हो? इधर इधर आप लोग कुछ कहना चाह रहे हैं? इधर का तमिलनाडु पे पूरा 40 सीटें बीजेपी आएगा। बीजेपी 40 सीटें आ जाएंगी, ज्यादा नहीं बता रहे हैं आप? नहीं, ये बराबर है। एक सही सही हिसाब लगा लीजिए, 40 की 40 लोकसभा सीटें बीजेपी को दे रहे हैं आप। इतना स्कीम तमिलनाडु को दे दिया, कम से कम रामेश्वरम का ज्यादा दे दिया। इधर का 50 साल का पहले धनुषकोडी का रोड नहीं, अभी धनुषकोडी का नया रोड मोदी जी आने के बाद में बन के दे दिया। तमिलनाडु में लेकिन 39 सीट है ना, 39 सीट्स हैं। अच्छा, पुदुचेरी वाला भी जोड़ रहे हैं आप? ओ ये तो कमाल कर रहे हैं आप। ये पहले रामनाथपुरम मोदी जी आएगा, इधर ही मोदी जी कैंडिडेट है। अच्छा, पुदुचेरी वाली सीट भी? हाँ, मोदी जी। मोदी जी, यार मोदी जी के बहुत सारे समर्थक दिख रहे हैं मुझे यहाँ पे। अच्छा वाला आदमी है ये। तमिलनाडु आदमी पूरा मोदी जी के वोट है, ये इंडिया के पूरा मोदी जी है। மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முன்னாள் முதலமைச்சர் எடப்பாடி அவர்கள் விரலை யாரை சுட்டி காட்டுகிறாரோ அவர்தான் பாரத பிரதமராக அலங்கரிக்கப் போகிறார். நாடாளுமன்ற தேர்தலில் நிச்சயமாக எடப்பாடியார் வெற்றி பெறுவார், 40 தொகுதிகளில் வெற்றி பெறுவார், 40 தொகுதியில் வெற்றி பெறுவார். அவர் யாரை விரலை சுட்டி காட்டுகிறாரோ அவர்தான் பாரத பிரதமராக வருவார். क्या कह रहे हैं? उनका एडीएमके का जो लीडर है एडप्पाडी पलनीस्वामी, जो फॉर्मर सीएम है तमिलनाडु के, वो जिसे उंगली दिखाएंगे वो ही प्रधानमंत्री बनेंगे, ऐसे वो कह रहे हैं। ओह, मतलब वो जिसकी तरफ फिंगर आउट कर देंगे वो बन जाएगा पीएम, ऐसा कह रहे हैं?
அவர் எடப்பாடி யாரை வந்து விரல காட்டுறாரோ அவர் தான் வந்து கை காட்டுறவர் தான் பிரதமர் நீங்க சொல்றீங்க. ஆமாம். தமிழ்நாட்டில் வந்து எடப்பாடியார் தலைமையில் இருக்கக்கூடிய கூட்டணி மிகப்பெரிய வெற்றியை பெறும். அந்த கூட்டணி யாரை கையை காட்டுதோ அவர் தான் இந்திய நாட்டுடைய பிரதமராக முடியும். இப்போ காங்கிரஸ் ராகுல் காந்தின்னு சொல்கிறாங்க. ராகுல் காந்தி வந்து பிரதமர் அறிவிச்சிருக்காங்களா? அவருக்கு आप किसको ज्यादा पसंद करते हैं, राहुल गांधी या नरेंद्र मोदी? எடப்பாடியார். अच्छा, एडीएमके एडप्पाड़ी जो है उनके समर्थन कर रहे हैं. ये इन्हें ना राहुल गांधी से मतलब है ना मोदी जी। ये क्या कह रहे हैं, ये डीएमके वाले कह रहे हैं कि राहुल गांधी बन जाएंगे प्रधानमंत्री. कौन घोषित किया राहुल गांधी को प्रधानमंत्री के? सवाल तो सही है, सवाल तो सही है, किसने घोषित किया? इंडिया गठबंधन में ही बहुत कंफ्यूजन है। तो ये देखिए महाभारत एक्सप्रेस एक बार फिर से मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये विशाल बस जो आप देख रहे हैं तमाम आधुनिक तकनीक से ये लैस है और इसके जरिए सीधा प्रसारण एबीपी न्यूज पर आप मेरे साथ देखते रहेंगे। ये यात्रा हमने रामेश्वरम से शुरू की है, हम अयोध्या तक पहुंचेंगे। लोकसभा की कई सीटें कवर करने वाले हैं। जो धार्मिक महत्व की जगह है वहां भी जाएंगे, ऐतिहासिक महत्व का जो जगह है वहां भी जाएंगे और राजनीतिक तौर पर जो महत्वपूर्ण है वहां तो हम पहुंच ही रहे हैं। और अभी की बड़ी खबर सबसे पहले मैं आपको बता दूं, केजरीवाल को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है। दरअसल केजरीवाल को पद से हटाने के लिए पीआईएल दाखिल की गई थी। इसी मसले पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई शुरू हुई है। आपको पता है ईडी की गिरफ्त में है अरविंद केजरीवाल और अरविंद केजरीवाल चूंकि मुख्यमंत्री पद पर भी बने हुए हैं तो उनके खिलाफ एक जनहित याचिका दायर की गई है कि आखिर वो पद पर कैसे बने हुए हैं। इसी मामले में सुनवाई चल रही है। जैसे ही वहां से कुछ जानकारी हमें मिलेगी, कोई अपडेट आएगा, पूरी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। कुछ ही देर के बाद अरविंद केजरीवाल की राउस एवेन्यू कोर्ट में पेशी होनी है। सूत्रों के मुताबिक अरविंद केजरीवाल की फिर से ईडी रिमांड मांगेगी। अभी तक अरविंद केजरीवाल का 6 दिनों का जो रिमांड था उसकी मियाद खत्म हो चुकी है और ऐसे में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि आज अदालत में क्या होता है। मेरे दो सहयोगी मनोज वर्मा और दीपक रावत मेरे साथ जुड़ रहे हैं इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। मनोज, क्या अपडेट है आपके पास? जी बिल्कुल, देखिए अखिलेश, आपको बताना चाहूंगा कि अरविंद केजरीवाल को अब से थोड़ी ही देर में राउस एवेन्यू कोर्ट में पेश किया जाएगा और जो सूत्र हमें जानकारी दे रहे हैं उसके मुताबिक अरविंद केजरीवाल की एक बार फिर से ईडी जो है वो रिमांड की कोशिश करेगी। ईडी फिर से रिमांड मांगेगी। दरअसल अभी तक 6 दिन की जो रिमांड थी वो ईडी को मिली थी और इन 6 दिनों में जो पूछताछ हुई है उसके बारे में ईडी अदालत को बताएगी। और सूत्रों ने यह भी बताया है कि कुछ जो डिजिटल एविडेंस है उनको दिखा करके पूछताछ की गई है। इसके अलावा अभी पूछताछ करना अरविंद केजरीवाल से जरूरी है। इन 6 दिनों की रिमांड के दौरान रोज करीब 3 से 4 घंटे की जो पूछताछ है वो अरविंद केजरीवाल से हुई थी, जिसमें वो सवालों के जवाब सही से नहीं दे रहे थे। और अरविंद केजरीवाल निकले हैं, आपको बता दें जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो भी दर्शकों को मैं दिखाना चाहूंगा। मनोज, आऊंगा मैं दोबारा आपके पास। तो अरविंद केजरीवाल को वहां पर अदालत में लाया जा रहा है। निपुण सहगल राउस एवेन्यू कोर्ट से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वहां से जानकारी आप तक कोई पहुंचाने वाला है। निपुण, बिल्कुल अखिलेश, अभी से थोड़ी देर के अंदर जो है कोर्ट में पेश कर दिया जाएगा जैसी जानकारी हमें दी जा रही है। और 2 बजे का लगभग एक समय है जहां पर सुनवाई की उम्मीद है। ईडी रिमांड की मांग करने जा रही है, ऐसा लगभग साफ हो गया है और कानूनन ईडी को रिमांड मिल भी सकती है अगर जज इस बात से आश्वस्त होती हैं कि फिलहाल अभी पूछताछ में और कुछ बातें निकालनी जरूरी है ईडी के लिए और अगर रिमांड दी गई तो ईडी को जांच में मदद मिलेगी। ये तमाम बातें अगर वो आश्वस्त कर सके ईडी तो रिमांड की अवधि बढ़ भी सकती है अरविंद केजरीवाल की। जी बिल्कुल, दीपक रावत के पास भी चलते हैं, आम आदमी पार्टी के दफ्तर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक, आज वहां पर क्या देख पा रहे हैं, क्या माहौल है? आम आदमी पार्टी के नेता क्या कह रहे हैं इस वक्त? देखिए अखिलेश, अभी तो कोई प्रोटेस्ट की यहाँ पर कॉल है नहीं, लेकिन जहाँ पर मैं खड़ा हूँ यहीं से ही अरविंद केजरीवाल को ईडी के जो तमाम अधिकारी है वो लेकर राउस एवेन्यू कोर्ट पहुँचेंगे और यहीं पर हमारी तैनाती है। लेकिन एक बड़ी खबर जो अभी थोड़ी देर पहले आम आदमी पार्टी को मिली है कि हाई कोर्ट ने उस जनहित याचिका को खारिज कर दिया। उससे कहीं ना कहीं जो आप सपोर्टर्स हैं उनके मन में थोड़ी खुशी जरूर है, लेकिन सबकी नज़र इस वक्त राउस एवेन्यू कोर्ट पर है कि किस वक्त। ये देखिए, एक तस्वीर मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर पेट्रोलिंग शुरू हो गई है। पेट्रोलिंग शुरू हो गई, इसका मतलब यह समझिए कि किसी भी वक्त अरविंद केजरीवाल को यहाँ ईडी दफ्तर लाया जा सकता है। अक्सर पुलिस इसी तरीके से पेट्रोलिंग पहले करती है, देखती है कि किसी प्रकार का कोई प्रदर्शन तो यहाँ पर नहीं हो रहा है। आम आदमी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता अक्सर जब भी अरविंद केजरीवाल को लाया जाता है, पिछली बार भी जब लाया गया था, तो यहाँ पर प्रदर्शन करना शुरू कर देते हैं, उनके काफिले के आगे आने की कोशिश करते हैं। लेकिन उसको रोकने के लिए उसकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए तमाम पेट्रोलिंग जो है इसी तरीके से की जाती है। तब कुछ ही देर का इंतजार है जब अरविंद केजरीवाल को राउस एवेन्यू कोर्ट में पेश किया जाएगा अखिलेश। और जो राहत अभी हाईकोर्ट से उन्हें जनहित याचिका पर मिली है, क्या राहत उनको ईडी की रिमांड पर भी मिलती है नहीं, ये
देखना होगा, लेकिन कहीं ना कहीं सबकी निगाहें इस बात पर बनी हुई है कि आज उनको राउज एवेन्यू कोर्ट से राहत मिलती है या नहीं। मेरे साथ यहाँ पर बीजेपी के लीडर भी मौजूद हैं। अरविंद केजरीवाल से जुड़ी जो खबर आ रही है, कोर्ट में एक बार फिर से उन्हें पेश किया जा रहा है, 6 दिनों की रिमांड खत्म हो रही है। इंडिया गठबंधन के वो साथी हैं, यहाँ पर डीएमके इंडिया गठबंधन में है, क्या उसका कोई इंपैक्ट यहाँ भी आप देखते हैं? करप्शन के जो चार्जेस उन पर लगे और अभी जेल में हैं। नमक खाया तो पानी पीना ही पड़ेगा। तो अरविंद केजरीवाल जी ने जो बाकी सबको क्या बोला था, जब भ्रष्टाचार निकला तो वो इस्तीफा देकर बाहर आना चाहिए करके बोला कि नहीं, अभी क्यों वो इस्तीफा नहीं दे रहे हैं? ये क्या राजनीति है इनका? क्या है, जो भी है झूठा फैलाना, झूठा बोलना, झूठा ही रहना, यही है इनका। 3 मंदिर उनका यही है, कभी भी क्या है, झूठा बोलते रहने का है। ये जो सरकार में इतना भ्रष्टाचार किया है, इतना पकड़ा है, इतना लोग जेल में है और सुप्रीम कोर्ट भी उनको कोई ये नहीं दिया है। और इसके भागर भी ये जो कल हाईकोर्ट ने बोला है तुम्हारा ये राहत नहीं देगा, तुमने जेल में रहने पड़ेगा करके, आज कोर्ट में ये बोलने वाला है कि तुम जेल में ही रहने पड़ेगा करके। कोर्ट में क्या होगा वो तो अदालत ही तय करेगी। मैं एक बार फिर से निपुण सहगल के पास जाना चाहूंगा, राउज एवेन्यू कोर्ट में मौजूद हैं। निपुण, आज अदालत में क्या हो सकता है, उसके बाबत कुछ जानकारी है और अगर आपको मिल पा रही हो दर्शकों तक पहुंचाइए। बिल्कुल, जैसा कि हमें बताया जा रहा है, हालांकि जब कोर्ट में कार्रवाई चलेगी और वहां पर ईडी के वकील क्या बोलेंगे और केजरीवाल की तरफ से क्या बोला जाएगा, ये तो देखने वाली बात है। लेकिन संकेत इसी बात के मिल रहे हैं कि ईडी ये कहने जा रही है कि हमें अभी और रिमांड चाहिए। 6 दिन की रिमांड अभी तक मिली है और 14 दिन तक की मिल सकती है कानूनन। तो ईडी रिमांड की अवधि बढ़ाने की मांग करेगी और जज को अगर उचित लगेगा तो रिमांड की अवधि को वो बढ़ाने का फैसला दे सकते हैं। और अगर मान लीजिए एक बार को, जिस राहत की बात दीपक कर रहे थे कि क्या केजरीवाल को कोई राहत मिल जाएगी, अधिकतम राहत आज यही मिल सकती, क्योंकि पीएमएलए की धाराएं अगर ईडी रिमांड नहीं मांगती है या कोर्ट को लगता है कि रिमांड और देने की जरूरत नहीं है तो न्यायिक हिरासत में जेल जाना पड़ेगा। इतनी आसानी से अभी जमानत तो नहीं मिलने जा रही है, कम से कम केजरीवाल को यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है। मनोज वर्मा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं ईडी ऑफिस से। मनोज, जिस तरीके के चार्जेस केजरीवाल पर, जो आरोप उन पर लगे हैं और ये ईडी जिस तरीके से जांच पड़ताल कर रही है, क्या कहीं से भी किसी तरह की कोई संभावना आपको नजर आती है कि अरविंद केजरीवाल के लिए आने वाले दिन थोड़े बेहतर हो सकते हैं, उनको कुछ थोड़ी सहूलियत मिल जाए? जी बिल्कुल, देखिए आपको बताना चाहूंगा कि अभी जो दिन है वो बेहतर होने वाले नहीं है। सूत्र हमें साफ तौर पर ये जानकारी दे रहे हैं कि दोबारा से ईडी जो है वो रिमांड की मांग करेगी और अब तक अरविंद केजरीवाल ने जो पूछताछ में बताया है वो अदालत के सामने रखा जाएगा। इसके अलावा अरविंद केजरीवाल ने पूछताछ में सहयोग नहीं किया था, ये भी ईडी के सूत्रों ने हमें साफ तौर पर बताया। यानी कि जिन तमाम सवालों के जवाब ईडी जानना चाहती थी, उन सभी सवालों के जवाब अभी तक ईडी को नहीं मिल पाए हैं। यही वजह है कि एक बार फिर से ईडी जो है अरविंद केजरीवाल की रिमांड की मांग करेगी और अब यही देखना होगा कि क्या अदालत से रिमांड मिल पाती है या फिर नहीं मिल पाती है, क्योंकि डिजिटल एविडेंस रखकर भी अरविंद केजरीवाल से पूछताछ की गई थी। सूत्रों ने हमें यह बताया कि अरविंद केजरीवाल ने पूछताछ में ज्यादा सहयोग नहीं किया है। यही वजह है कि एक बार फिर से रिमांड की मांग की जाएगी ताकि जिन सवालों के जवाब ईडी ढूंढना चाहती है उन तमाम सवालों के जवाब ईडी को मिल सके। जी बिल्कुल, और आम आदमी पार्टी के ऑफिस भी एक बार फिर से मैं अपने दर्शकों को ले चलूंगा, लेकिन इस बीच एक अपडेट भी मैं देना चाहूंगा कि अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल भी अदालत पहुंची हैं। तो ये भी एक बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि सुनीता केजरीवाल भी अदालत पहुंची हैं। दीपक, मुझे जरा ये बताइए, अरविंद केजरीवाल को अगर राहत नहीं मिलती है तो जो परसेप्शन वाली लड़ाई होती है राजनीति में, और खासतौर पर केजरीवाल के संदर्भ में देखा जाए तो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बार बार ये बात कही जा रही है ना कि भ्रष्टाचार के खिलाफ ही उन्होंने आंदोलन किया था, पार्टी बनाई, मुख्यमंत्री बने, अब भ्रष्टाचार के मामले में ही अंदर है। तो जितना लंबा वक्त गुजरेगा, जितने लंबे वक्त तक वो सलाखों के पीछे रहेंगे, क्या वो बैटल, क्या वो लड़ाई वो हारने लग जाएंगे धीरे धीरे? देखिए, परसेप्शन की लड़ाई तो है ही। आम आदमी पार्टी लगातार झूठे तरीके से गिरफ्तार किया गया और इलेक्टोरल बॉन्ड वाली जो बात सामने चीजें कही जा रही हैं, यहाँ पर हलचलें भी बढ़ गई है। मैं आपको तस्वीरें भी दिखाता चलूं, लेकिन इस दौरान जिस तरीके का फैसला कोर्ट से आता है, रिमांड बढ़ती है तो समस्याएं बढ़ सकती हैं अरविंद केजरीवाल की। लेकिन इस वक्त ये देखिए, तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, अरविंद केजरीवाल को लेकर ईडी की टीम इस वक्त यहाँ से निकल रही है। ये आपको सामने काफिला नजर आ जाएगा जिसमें ईडी की टीमें नजर आ रही हैं। आपको दिल्ली पुलिस की टीम भी साथ पर मौजूद है और इस वक्त किसी भी क्षण यहाँ कैमरे के सामने से अरविंद केजरीवाल
है वो गाड़ी क्रॉस होगी। ये काफिला आप देख रहे हैं, ये दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी की टीम राउज एवेन्यू कोर्ट लेकर पहुंच रही है। आम आदमी पार्टी के बाहर की तस्वीर और आम आदमी पार्टी के ठीक सामने ही राउज एवेन्यू कोर्ट है। ये आप देख रहे हैं काफिला, वो काफिला जिसमें अरविंद केजरीवाल हो सकते हैं। तो ये तस्वीर आप देखिए कि जिस तरीके से ये अरविंद केजरीवाल, हालांकि इन गाड़ियों में अरविंद केजरीवाल नहीं थे, लेकिन लगातार इसी तरीके से पेट्रोलिंग होती हुई नजर आ रही है। और इसी तरीके से जो है ये भी कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल किसी गाड़ी में हो सकते हैं। हालांकि दोनों तरफ से ईडी के जो अधिकारी थे वो बैठे हुए थे। तो लगातार इसी तरीके से यहाँ पर जो है सुरक्षा चाक चौबंद जिस तरीके से कर दिया जाता है, दिल्ली पुलिस के जवान आपको नजर आ रहे हैं, बैरिकेड कर दिया गया, रास्ता बंद कर दिया गया। और इसी तरीके से राउज एवेन्यू कोर्ट में अरविंद केजरीवाल पहुंच गए हैं। ये अभी की जानकारी, लेटेस्ट जानकारी, राउज एवेन्यू कोर्ट में ईडी की टीम उनको लेकर पहुंची है। और इंपॉर्टेंट बात यह है अखिलेश कि सुनीता केजरीवाल जो अरविंद केजरीवाल की धर्मपत्नी है वो भी कोर्ट में है, जिन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि आज अरविंद केजरीवाल एक बड़ा खुलासा करेंगे, मतलब अपनी जो उनकी गिरफ्तारी हुई है उसको लेकर एक बड़ी बात कोर्ट में रखेंगे। लेकिन इस बीच इंपॉर्टेंट ये है कि वो बड़ी बात उनके वकील रखेंगे या अरविंद केजरीवाल खुद जज से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो अपनी बात रखना चाहते हैं, ये देखना इंपॉर्टेंट होगा। और कौन सी बात रखेंगे, क्या वो इलेक्टोरल बॉन्ड वाली बात रखेंगे जिसको लेकर आम आदमी पार्टी लगातार माहौल बना रही है, या फिर वो ये कहेंगे जो आमतौर पर कहते आए हैं कि उनकी गिरफ्तारी चुनाव से ठीक पहले की गई, इसके पीछे राजनीतिक साजिश है। तो परसेप्शन का खेल दोनों तरफ से खेला जा रहा है अखिलेश इस वक्त। बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। राउज एवेन्यू कोर्ट ही चल लेते हैं। निपुण सहगल वहां पर मौजूद हैं, मेरे वरिष्ठ सहयोगी। निपुण, ये बात जो एक सामने आई थी कि अरविंद केजरीवाल कोई बड़ा खुलासा कर सकते हैं, तो क्या ओपन कोर्ट में अपनी बात वो रखेंगे या वहां पर मीडिया कर्मी भी मौजूद रहते हैं, उस दौरान ये बातें रख सकते हैं? देखिए, कोर्ट में एक मौका मिलता है अपनी बात कहने का। अगर जो भी आरोपी है जिसको पेश किया गया है वो कहता है कि मैं भी कुछ कहना चाहता हूं, तो जज मना नहीं करते हैं उसको। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये जो बातें हैं इनका कम से कम कानूनी असर बहुत ज़्यादा नहीं पड़ेगा, और अगर कोर्ट को लगेगा कि जो बातें वो कह रहे हैं उसका मामले से कोई संबंध नहीं है, तो मना भी कर सकते हैं उसको कि आप ये बातें मत करिए और ये राजनीतिक मंच नहीं है। लेकिन केजरीवाल को हाँ अपनी बातें बिल्कुल कह ही नहीं सकते, ऐसा तो हम नहीं कह सकते। कानूनी रूप से कोई बहुत असर नहीं होगा अगर ईडी रिमांड मांगेगी और मतलब रिमांड को प्रेस कॉन्फ्रेंस जैसी बात अपनी वहां पर नहीं रख सकते हैं। जिस मामले में वो अंदर गए हैं उसी से जुड़ा अगर कोई मामला है, उसी से जुड़ी कोई जानकारी रखना चाहते हैं, तब उन्हें अदालत अनुमति दे सकती है। सबसे बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है, अरविंद केजरीवाल ईडी की गिरफ्त में है, तो उसी पर और ज्यादा जानकारी आप तक हम पहुंचाना चाहेंगे। उनकी जो रिमांड है उसकी समयावधि आज खत्म हो रही थी, ऐसे में एक बार फिर से उन्हें कोर्ट में पेश किया गया है। अभी अदालत में वो मौजूद हैं, राउज एवेन्यू कोर्ट है दिल्ली में, वहीं पर अरविंद केजरीवाल को पेश किया गया है। मेरे साथ निपुण सहगल, मेरे वरिष्ठ सहयोगी मौजूद हैं, आप तक और ज्यादा जानकारी कोर्ट से वो पहुंचाएंगे। निपुण। बिल्कुल अखिलेश, पेश कर दिया गया है, उनको कोर्ट पे पहुंच गए हैं कोर्ट रूम में। हालांकि जज अभी बैठी नहीं है और 2 बजे के लगभग कार्रवाई शुरू हो सकती है। ये जज को जैसे ही सूचना मिलेगी कि आरोपी को लाया जा चुका है, जज अपने कोर्ट रूम में आकर बैठ जाएंगी। और फिलहाल अरविंद केजरीवाल ने ये जरूर कहा है, पत्रकारों ने उनसे कोर्ट रूम के बाहर सवाल पूछा कि एलजी कह रहे हैं कि आप जेल से शासन नहीं कर सकते, जेल से सरकार नहीं चलने दी जाएगी, तो उन्होंने यही कहा कि ये एक राजनीतिक षड्यंत्र है और जनता जवाब देगी। यानी कोर्ट कॉरिडोर में जब सवाल किया गया तो ये जवाब दिया गया। हालांकि इन बातों का अंदर कोई संदर्भ नहीं बनता है कोर्ट के अंदर इन बातों को कहने का, और कोर्ट में तो जो जज पूछेंगे ईडी के वकीलों से उनका जवाब दिया जाएगा। हाँ, एक बात जरूर, ये जो बार बार कहा जा रहा है कि ये ईडी की हिरासत से आदेश जारी कर रहे हैं केजरीवाल, हो सकता है कि ईडी इसके बारे में कोई बात करे और कहे कि ये जो आचरण है इनका, अगर उस पर सवाल, अगर ईडी को वाकई मिला है अब तक की अपनी जानकारी में कि ये ईडी की हिरासत में रहते हुए आदेश जारी कर रहे हैं, तो इन बातों को भी कोर्ट के सामने रख सकती है ईडी कि इनका आचरण सही नहीं है हिरासत में रहने के दौरान। लेकिन रिमांड की मांग ईडी करेगी और उसको सिर्फ आश्वस्त करना होगा कि जांच में अभी क्या बचा है, क्या बातें और निकल सकती हैं रिमांड को आगे बढ़ाने से। अगर कोर्ट आश्वस्त होगी तो जरूर रिमांड को आगे बढ़ा सकती है। ठीक है निपुण, जो भी वहां से खबर आ रही है, जो भी अपडेट आपके पास है, वो तो आप दर्शकों तक पहुंचाते ही रहिए तस्वीरों के साथ। लेकिन जरा ये भी बताइए, ये बार बार जो बात सामने आ रही है, कुछ खुलासा कर सकते हैं, कुछ खुलासा कर सकते हैं, वो कहां पर, मतलब जज के सामने अपनी बात रख सकते हैं, क्या हो सकता है इस बारे में, मतलब जो आपका अब तक का अनुभव रहा है कोर्ट प्रोसीडिंग्स कवर करने का, उसके आधार पर बताइए क्या हो सकता है। बिल्कुल, जिस खुलासे की बात कही जा रही है और कोई तरीका नहीं होता है कि वहां पर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लगे, तो हो सकता है वो जज से अनुमति लेकर कुछ बातें कहना चाहें और ईडी की कार्यशैली पर सवाल उठाना चाहें कि ईडी ने मुझे गलत फंसाया है और
असली गुनहगार कोई और है या कोई घोटाला नहीं हुआ है। वो जो भी बातें कहना चाहते हैं, हमें नहीं पता ठीक से कि वो क्या कहना चाहते हैं, लेकिन कोर्ट के अंदर कोर्ट की अनुमति से ही अपनी बात कहनी होगी। वहां पर पत्रकार जरूर मौजूद होते हैं कोर्ट रूम के अंदर, एक छोटा मोटा वो सवाल कर लेते हैं, जैसे कोर्ट में घुसने के दौरान केजरीवाल से पूछा गया और उन्होंने चलते चलते जवाब दे दिया, लेकिन वहां पर पुलिस या ईडी के लोग उनको बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने भी नहीं देंगे कि वो लंबा कोई जवाब दे, ना इसकी कानूनन अनुमति होती है। तो जो होगा मेरा ख्याल है कि कोर्ट की अनुमति से वो बयान देने की कुछ बात कहेंगे, और कोर्ट को अगर लगेगा कि इस बात में मामले से कोई जुड़ाव है तो कोर्ट उनको बोलने दे सकती है।